Hello students, in previous class we have discussed about some real functions and their graph. In this class we will discuss about rational functions and its graph and modulus function and its graph, greatest integer function and its graph and signum function and its graph. So first of all we will discuss about rational function. बच्चों जैसा कि इसके नाम में ही रैशनल है, इसका मतलब इसे हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जब फंक्शन की बात हो रही है तो हम लिखेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस फॉर्म का हमारा फंक्शन कहलाता है रैशनल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जी एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा और फंक्शन हमारा आर टू आर डिफाइंड होगा। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ है इसमें कि जैसा कि रैशनल फंक्शन का कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होता। इस जैसे जैसे रैशनल फंक्शन अलग अलग होते हैं उसी हिसाब से उनका ग्राफ भी बनता है। तो यहाँ पे जैसे हम एक रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल ले रहे हैं और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे मैंने ये लिया एफ एक्स वन अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये वन अपॉन एक्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये रैशनल फंक्शन है। और इसका जो आपका डोमेन और को डोमेन है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसमें x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इसका जो डोमेन होगा वो r माइनस ज़ीरो होगा, क्योंकि फंक्शन आपका r माइनस ज़ीरो के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हमारा जो कुछ और बनेगा। अगर हम कोई दूसरा रैशनल फंक्शन लेते, सपोज हमने लिया होता x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो इसका जो ग्राफ है कुछ और बनता। और कोई हम इस तरह का लेते रैशनल फंक्शन तो उसका ग्राफ कुछ और बनता। और ये आपको पता है कि ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, x की कोई भी वैल्यू रख के और उसमें हम y की या fx की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते चले जाते हैं और उसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। क्योंकि ये रियल नंबर्स पे डिफाइंड है तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 1.2, 0.002, 0.5, 1, -2, -3, कुछ भी उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एफ एक्स की मतलब ये जो वाई है उसकी वैल्यू आएगी और फिर हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये जो एक एग्जाम्पल लिया है वन एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, इसको हम हाइपरबोलिक फंक्शन भी कहते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह का बनता है वो ज़रा देखिए। सबसे पहले हम इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट आपकी वाई की वैल्यू आएंगी। तो इसमें जैसे हमने लिया -1.5, तो एफ एक्स की वैल्यू -0.67, -1, इस तरह से हमारी कुछ वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि इसका जो डोमेन है वो r माइनस ज़ीरो होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू ज़ीरो पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब इसका ज़रा ग्राफ देखिए बच्चों। ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू आपकी x की आपने जैसे थी उसके अकॉर्डिंग आपकी एफ एक्स की वैल्यू आई। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब बच्चों मेन बात ये है कि आप यहाँ पे देखिए कि कोई भी जो इसका ग्राफ बना है ये कहीं भी ज़ीरो ज़ीरो को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तभी तो हमने इसका जो आपका डोमेन है वो r माइनस ज़ीरो हो गया और ये ग्राफ भी टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपकी y भी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी वो भी उसमें भी हमें ज़ीरो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है जैसे कि अब आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो ज़ीरो से लेके 1 के बीच में जो हमारा ये जो कर्व बन रहा है वो बिल्कुल मतलब कहना चाहिए इनफाइनाइटली जा रहा है ना। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जितनी आप छोटी रखते चले जाओगे तो एफ एक्स की या वाई की वैल्यू जो है वो आपके उतना ही इनफाइनाइट के पास पहुँचती जाएगी। ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो देन एफ एक्स या वाई इज इक्वल टू वाई टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर हम ज़ीरो और -1 के बीच में देखें तो तभी भी हमारी जो y की वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट के को टेंड करती चली जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ है और वैल्यूज़ जो हैं हमारी वो ये माइनस इनफाइनाइट तक भी जाएंगी और उधर इनफाइनाइट तक भी जा रही हैं। और अगर हमने x की वैल्यू 1 से बड़ी ली तो क्या हो रहा है,
जो हमारा y की वैल्यू है वो ज़ीरो को टेंड कर रही है, ज़ीरो के इक्वल कभी भी नहीं आएगी, ज़ीरो को टेंड करी मतलब उसके बहुत पास तक पहुंच जाएगी, लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, कि आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, बिल्कुल उसके पास से होकर जा रहा है, लेकिन उसको कभी टच नहीं करेगा। इस तरह से आप ये इधर नेगेटिव तरफ भी देख सकते हो कि आपने कोई एक्स की वैल्यू नेगेटिव में ली -1 से अलग हटके, तो वो भी आपकी जो है माइनस इनफाइनाइट की तरफ तो जा रहा है, लेकिन कभी भी उसको जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसको कभी टच नहीं करेगा, तो y की वैल्यू भी कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन आपका सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो डोमेन तो हो गया r-0, और जो इसका वो रेंज है वो भी आपका क्या हो गया r-0, क्योंकि कहीं पर भी आपकी y की वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। तो ये आपका एक रैशनल फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद अगला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। बच्चों मॉडुलस फंक्शन है, जैसा कि नाम में इसके मॉडुलस है, तो ये है f(x) = mod x। अब ये mod x क्या है? तो mod x को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि mod x में कोई भी वैल्यू आप x की रखिए, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमने जैसे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखी, मतलब चाहे 0 ले लो या x की 0 से ग्रेटर ले लो, तो आपको f(x) हमेशा x ही मिलेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, लेकिन अगर आपने x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 ली, तो जो f(x) आपका आएगा वो उसका जो भी नंबर आपने लिया उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे आपने -3 लिया, तो -3 का नेगेटिव क्या होगा? आपका 3 हो जाएगा, मतलब कहने का ये है कि वो उसका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो आपके x स्मॉलर देन 0 पर उसका जो भी वैल्यू आप रख रहे हैं उसका नेगेटिव हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर तो f(x) जो है वो x के इक्वल ही रहता है। तो ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, क्योंकि ये भी रियल फंक्शन है, तो ये भी जो है आपका रियल नंबर्स पे डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कुछ वैल्यूज़ चूज़ कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू -1 ली तो भी f(x) हमारा 1 आया, 0 ली तो 0, 1, 1, 2, 2। अब हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो देखो बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो हमने जैसे ये पॉइंट प्लॉट किए 0, 0, 1, 1 और आपका 2, 2, -1, 1, -2, 2। तो ये हमारा जो भी ग्राफ आया उस वो पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। ठीक है, चाहे आपका x नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो जो और x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, 0 और ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 0। तो इसका मतलब जो हमारा डोमेन है वो तो हो जाएगा रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होगी वो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपका ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा, और इसकी जो डोमेन है वो r और रेंज r पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला फंक्शन है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बच्चों इस तरह से डिफाइन करते हैं कि f(x) = mod x अपॉन x। ठीक है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर आपको इस तरह से डिफाइन करना है, mod x अपॉन x, और x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, इसका जो है इसको अगर हम और थोड़ा सा इसको देखें तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो अगर ग्रेटर देन 0 लिया आपने x की वैल्यू, तो आपकी f(x) की वैल्यू 1 आएगी। देखिए mod x तो x ही रहेगा और अपॉन में x होगा तो वो कट के 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे कुछ करना ही नहीं है, वो 0 आपको दे रखा है, और x स्मॉलर देन 0 पे mod x तो x ही रहा, और अपॉन में x वो -x हो गया क्योंकि ये स्मॉलर देन आपने लिए वैल्यूज़, तो आपका आंसर मिला -1। तो कहने का मतलब ये है इसमें f(x) की हमको 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं, 1, 0 और -1। इसके अलावा हमें और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे जैसे टेबल एक बनाएं, मतलब कोऑर्डिनेट्स देखें, तो क्या आएंगे, जैसे हम कुछ भी x की वैल्यूज़ ले लें, हमेशा y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगी, स्मॉलर देन 0 है तो -1 आएगी, और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को ही अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ग्राफ।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जैसे हम ले रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो वाई की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ग्रेटर देन 0 पर। और जब नेगेटिव आपने वैल्यूज़ ली तो वो आपका क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। और एक्स इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये होल बना दिए दो, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है एक्स भी 0 और वाई भी 0 है, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्राफ है वो आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है, हम x इज इक्वल टू 0 पे आपका y 0 ही होगा। तो बच्चों यहाँ सिग्नम फंक्शन की जो रेंज आई वो आया -1, 0 और 1, क्योंकि हमेशा हमें जो f(x) की वैल्यूज़ मिलेंगी वो -1, 0 और 1 मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी एक रियल फंक्शन है, क्योंकि ये रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं जैसे हमने ब्रेसेस में x लिखा है, और ये f(x) की इसमें वैल्यू क्या आती है, जैसे कोई भी नंबर कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं कि रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, क्योंकि तो लेकिन हमें आंसर में हमेशा इंटीजर मिलेगा, और वो कैसा है होता है वो देखिए ज़रा, इसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे 2.3, ठीक है। तो इससे जो भी इससे कम इंटीजर्स हैं उनको हम पहले देख लें, और उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 2.3 से कम इंटीजर्स होगा 2, 1, 0 और बहुत सारे, इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपका 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से 3.5 है, तो 3.5 से कम इंटीजर्स देख लीजिए, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से अब हम नेगेटिव वाले देखें, -2.3 है, ठीक, तो इससे जो हमें कम है वो देख रहे हैं इंटीजर्स, तो होगा -3, -4, -5 इस तरह से, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वो होगा हमारा -3। इसी तरह से -4.9 है, तो उसमें जो आपको देखना है ग्रेटेस्ट, तो वो हो जाएगा आपका -5। क्यों, क्योंकि उससे जो छोटे इंटीजर्स हैं वो होंगे -5, -6, -7, तो इसमें ग्रेटेस्ट हो जाएगा -5, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब इंटीजर्स ही अगर दिए हुए हैं, जैसे 5 है तो उसका आंसर सेम वही रहेगा 5, -4 है तो -4, 9, 9, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि हम x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो हमारा जो डोमेन हो गया वो तो हो गया R, और रेंज में हमको क्या मिल रहा है, हमेशा इंटीजर मिल रहा है, तो इसलिए रेंज हो गई हमारा इंटीजर्स का सेट, ठीक। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए बच्चों, इसके ग्राफ में हमने इस तरह से ये ब्लू लाइंस जो हैं वो दिखाई हैं, जो 0 to 1 के बीच का हमने देखा, ठीक है। इसमें हमने 0 तो इंक्लूड किया लेकिन 1 इंक्लूड नहीं किया, इसलिए मैंने इसको होल से दिखाया है। तो यहाँ पे मतलब 1 को आप इंक्लूड नहीं करें, लेकिन 1 के एकदम पास तक जो भी नंबर होगा, उन 0 से लेके 1 के एकदम पास तक के जो भी नंबर होंगे उनकी वैल्यू हमेशा हमें मिलेगी, उस जो f(x) की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इसी तरह से अगर हम 1 और 2 के बीच में देखें तो 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 और 2 के एकदम पास वाले नंबर की जो वैल्यू आएगी हमेशा हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स में अगर हम देखें तो 0 और -1 के बीच में 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसमें जो -1 और 0 के एकदम पास तक का नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से -2 और -1 के बीच में अगर देखें तो उसमें हमें क्या मिलेगी, -2 मिलेगी, क्योंकि -1 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।